नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत क्लास में आज मैं अगला टॉपिक लेकर आया हूँ व्यंजन संधि का। आज अपने जो ये टॉपिक है व्यंजन संधि का समाप्त हो जाएगा और आपके व्यंजन संधि का जो प्रकरण है वह पूरा हो जाएगा। तो स्वर संधि और व्यंजन संधि के दो टॉपिक आपके पूरे हो जाएंगे और साथ के साथ इनको पढ़ते जाइए, रिविजिट करते जाइए। इस प्रकार से व्यंजन संधि का आज दो टॉपिक अपने यहाँ पर क्लियर करेंगे, उनको आप यहाँ ध्यान से देखें। दो प्रकरण जो है कौन कौन से हैं, व्यंजन संधि के कौन कौन से भाग हैं, 3 भाग पहले पढ़ लिए थे। अर्थात सचुत्व संधि, षट्वत्व संधि, जसत्व संधि। अब इसके बाद है चतुर्थ संधि और अनुस्वार संधि। ये दो संधियाँ अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, इनको समझते हैं। और पहला भाग है अपना चतुर्थ संधि। चतुर्थ संधि, चतुर्थ संधि का जो सूत्र है वह है खरी च, ये इसका सूत्र है। अब इस सूत्र में खरी च खर प्रत्याहार होता है। इसमें क्या आता है, इसमें खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार के वर्ण, खर प्रत्याहार के वर्ण खरी कहलाते हैं। खरीच, खरी क्या होता है, खर प्रत्याहार के वर्ण क्या कहलाएंगे, खरी। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये प्रत्याहार पर निर्भर करता है। प्रत्याहार जब मैंने पहले पढ़ाए थे तो उस माध्यम से आप जो प्रत्याहार के वर्ण निकाल सकते हैं 14 माहेश्वर सूत्रों से। तो मैं यहाँ पर खर प्रत्याहार के वर्ण के आधार पर इसकी बताता हूँ। तो खर अर्थात वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, श श श स स स के बाद झल वर्ण, झल प्रत्याहार के वर्ण, झल प्रत्याहार के वर्ण अर्थात वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श ह के स्थान पर चर वर्ण हो जाते हैं। अतः चर प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। चतुर्थ संधि की परिभाषा क्या है, खरीच, खर प्रत्याहार के वर्ण अतः वर्ग का पहला, दूसरा, वर्ग होते 5 वर्ग होते क च ट त ब। तो क वर्ग का पहला और दूसरा दो ही वर्ण होना चाहिए। उसके बाद स स ह। इनके बाद यदि जल प्रत्याहार के वर्ण, जल प्रत्याहार के भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तक आ जाता है, 5वां वर्ण ही छूटता है। और स स स ह के स्थान पर चर प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। अर्थात चर प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। जैसे यथा वृक्षात् पतति, वृक्षात् पतति। अब यहाँ पर जो है त वर्ण आया, ये वर्ग का पहला वर्ण है।
कर प्रत्याहार के पहला वर्ण है। उसके बाद ये बाद जल प्रत्याहार के वर्ण का पहला दूसरा, ये त के बाद ये फिर प जो है ये भी पहला वर्ण ही है, तो ये चर प्रत्याहार के वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यानी कि ये जो है त के स्थान पर अपन जो है द लिख देंगे। वृक्षात प्लस पतति, इसमें ये द वर्ण आ जाए। तो त के स्थान पर इसमें क्या लिखना होता है? द। यदि ये नियम यदि आपको याद नहीं होता है तो इस संधि में सबसे सीधा तरीका है चतुर्व संधि में चर तव, चर प्रत्याहार में बनवाते हैं। चल च कहाँ से आता है? च वाला किसमें आता है? ख प चट त चट तव, चट तव चट तव च, उस सूत्र में आता है। तो यहाँ जानिए, अगर इस तरह से आपके समझ में नहीं आता तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें एक नियम याद रखना है। जैसे चतुर्थ संधि में अपन ने प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण याद रखा था, तो इसमें त वर्ण ही आएगा। अतः त वर्ण के स्थान पर अपन को द लिखना है। तो वृक्षाद प्लस पतति। जैसे दूसरा उदाहरण लिखता हूँ मैं, यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिखता हूँ, उत्पन्न, उत्पन्न, तो इसमें भी त आया, यहाँ पर भी त आया, तो इस त का क्या किया था? द। तो इसमें भी यहाँ लिख देंगे अपन उद प्लस पन्न। इस तरह से यहाँ पर आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया सम पद समय, संपद समय, तो संपद समय में भी वही त आया, तो यहाँ त के स्थान पर द लिख देंगे। सम पद प्लस समय, यहाँ पर आ गया उत्साह, उत्साह वर्ग का पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा वर्ण स। अगर त के बाद स आ गया, या त के बाद पहला दूसरा तीसरा चौथा में से कोई सा भी वर्ण है, तो यहाँ पर त के स्थान पर द हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा उद प्लस शाह। आगे चलते हैं, विपत काल, विपत काल, तो विपत काल में त आया, तो इसका संदेश हो जाएगा विपद प्लस काल। तो इससे सीधी संधि और कोई भी नहीं है। इसमें आपको क्या याद रखना है? त के स्थान पर द कर देना है चतुर्थ संधि में, इसमें त ही आता है। अब इसमें एक जो भिन्न उदाहरण होता है वह आपको याद रखना है। अतः इसमें आया क कु प प्रांत, ककुब प्रांत, तो इसमें जो ककुब प्रांत आया, अब यहाँ त नहीं आया, प शब्द आया, तो ये वर्ग का पहला है और ये भी वर्ग का पहला है, प वर्ग का। तो यानी कि इसको जो है चतुर्थ वर्ण पर कर देंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा क कु भ, प वर्ग का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा? ख प फ ब, दोनों ही समानांतर, इसलिए इसका एक वृद्धि हो जाएगा ककुब प्लस भ्रांत। ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो ये एक उदाहरण ही इसमें थोड़ा भिन्न है, जिसे आप अलग से अपनी मेमोरी में रखकर ध्यान रख सकते हैं। अन्य सभी उदाहरणों में यहाँ पर आपने देखा कि चतुर्थ संधि में त वर्ण के उदाहरण ही यथावत सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखने में आया कि यहाँ पर वृक्षात पतति, तो यहाँ वृक्ष के स्थान पर द हो गया, वृक्षात प्लस पतति।
दूसरा उदाहरण में हम उत्पन्न, इसमें भी त है। विपद काल, इसमें भी त है। संपत समय, इसमें भी समय है। उत्साह, इसमें भी त है। तो इस प्रकार से आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हो। जैसे दूसरा उदाहरण लिखूंगा मैं, सत्कार। सत्कार, तो सत्कार में भी त आया, तो ये हो जाएगा शद प्लस कार। अब इसके बाद जो यहाँ पर क वर्ण आया बाद में, तो वर्ग का पहला वर्ण, तो यानी कि खर इस स्थान पर जो है चर हो जाता है। तो ये वर्ण जो है इस आधार पर जो है व्यंजन संधि को व्यंजनों के आधार पर समझते हैं। तो देखा आपने, इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या याद रखना है, त के स्थान पर द करना होता है। और ये जो लगाया यहाँ पर, इसको आप अपने दिमाग में अलग से ही याद रख सकते हैं। ये एक ही उदाहरण इसमें है, ककुब प्रांत। प के स्थान पर आप जो है भ कर लें, ककुब प्लस प्रांत। तो ये चतुर्संधि का भाग है, इसे आप जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनके नोट्स तैयार करेंगे। अतः आगे से आगे ये लिखते जाना है। अब इस चतुर्संधि के बाद अगली संधि आती है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, इसका भी सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या है, इसके उदाहरण किस तरह के हैं, आइए देखते हैं। तो ये अनुस्वार संधि का टॉपिक अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये जो उदाहरण है आप भली बात ही समझ रहे होंगे। तो कौन सी संधि आई अब, अनुस्वार संधि। तो यहाँ मैं लिखूंगा अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि। अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह किस तरह का होता है, ये इसका चिन्ह है। ये क्या है, चिन्ह। अनुस्वार का चिन्ह होता है एक बिंदु। अतः इसका सूत्र है, सूत्र सभी में आता है, सभी संधियों का सूत्र है। जैसे व्यंजन संधि का पहला भाग पढ़ा था सचुत संधि, तो उसमें सूत्र आया था इस्तो सचु ना सचु। दूसरा पढ़ा था सटो संधि, तो वह सटो संधि में सूत्र आया था सटो ना सटो। जसत्व संधि में जो सूत्र आया था जलाम जसो अंते। चतुर्व संधि पढ़ी, चतुर्व संधि में सूत्र आया खरीच। अब ये इसका अनुस्वार संधि जो पढ़ेंगे, ये इसका अंतिम भाग है। इसके बाद व्यंजन संधि जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। इसके बाद विसर्ग संधि का भाग चलेगा। तो ये जो लास्ट संधि है व्यंजन संधि, तो यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। सूत्र है इसका मोनुस्वार। क्या लिखा हुआ है, मोनुस्वार। ये इसका सूत्र है मोनु। इसको आप पढ़ते हैं अवग्रह चिन्ह ये। अतः इसमें इस सूत्र का क्या अर्थ होता है कि पद के अंत में म को अनुस्वार में बदल देते हैं। अतः म पद का अनुस्वार हो जाता है। अतः म वर्ण का अनुस्वार हो जाता है। मो, मो का मतलब होता है म वर्ण, अनुस्वार का मतलब अनुस्वार, म वर्ण का अनुस्वार हो जाता है। तो इस संधि में आप शब्द के अंत में
अतः शब्द के अंत में म क्या है? म। शब्द के अंत में म आए, याद रह जाएगा आपको। सूत्र के अनुसार सीधी परिभाषा है। अर्थात शब्द के अंत में म आए और उसके बाद कोई व्यंजन आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो म का अनुस्वार होता है। ये म अनुस्वार की परिभाषा है। अर्थात म वर्ण का अनुस्वार हो जाता है। वैसे तो ये छोटी सी परिभाषा है, लेकिन इसको ऐसे जमा कर लिखेंगे यहाँ पर। अनुस्वार संधि में म अनुस्वार सूत्र है। अर्थात शब्द के अंत में म आए, म का मतलब म आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आता हो तो म को अपन किस में बदल देंगे? अनुस्वार हो जाता है। म का अनुस्वार होता है। अब यहाँ पर देखते हैं ये म है, तो इस म को अपन किस में बदलेंगे? अनुस्वार। ऐसे आपको कर देना है, संधि विच्छेद करते समय। तो ये छोटी सी बात आप याद रखेंगे। बहुत सीधी संधि ये भी आपकी समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण है यथा, जैसे लिखा है यहाँ पर सत्य वद। तो इसमें ये के ऊपर क्या रहा है? अनुस्वार। ये किसका चिन्ह है? अनुस्वार का, इसलिए अनुस्वार संधि है इसमें। ये अनुस्वार दिखते, इसका नाम क्या हो गया? अनुस्वार। कुछ संधियां जो है सूत्र के आधार पर उनमें कुछ पहचान होते हैं, जो उसी के आधार पर इनको पहचाना जाता है। सत्यम वद, संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ लिखेंगे म, सत्यम, हलंत लगा देंगे, अनुस्वार वादा माना जाता है। सत्यम प्लस वद। तो यहाँ पर म किसके बाद आ रहा है? सत्य के बाद। तो सत्य एक शब्द है, तो सत्य के बाद म शब्द आता है, तो इन दोनों को जोड़ने पर ये के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे। तो ये जुड़ा हुआ शब्द है और ये विच्छेद वाला शब्द है। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण बताता हूं मैं। तवमत्र, तवम अत्र। तो इसका संधि छेद हो जाएगा तवम प्लस अत्र। पाठम पठति, संधि छेद हो जाएगा पाठम प्लस पठति। और इसी प्रकार दानम भोग, दानम भोग है, तो यह हो जाएगा दानम प्लस भोग। ये तो अनुस्वार दिखने पर आपने जो है इस तरह से यहाँ पर ये बढ़ा दिया। अब बहुत सी जगह पर अनुस्वार नहीं आता, मिला हुआ शब्द ही रहता है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर लिख दिया उदाहरण के तौर पर वयमपि। क्या लिखा? वयमपि। अब ये जो वयमपि लिखा, अब यहाँ पर म आ गया, म का अनुस्वार होता है, तो
तो यहाँ पर ये म जो पूरा है इसमें से अ निकाल देंगे, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, व ये म प्लस म में से अ निकाल दे अपी, वयम प्लस अपी। तो यहाँ पर इस म में जो है अनुस्वार मानेंगे, ये आधा कर देंगे और आधा करने के बाद इसका स्वर निकाल देंगे, मिला हुआ आता है। जैसे यहाँ पर आ गया स मु ल स ती, समूह। तो यहाँ म में किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा निकाल देंगे, मात्रा निकाल दे याद रह जाएगा। इसका संधि विच्छेद होगा सम, ये अलंत, स्वर निकालते ही व्यंजन जो है आधा हो जाता है, अर्थात ये अलंत लग जाएगा। तो सम प्लस म का क्या निकलेगा, ऊ स्वर निकलेगा, फिर उल शति। इस प्रकार से ये उदाहरण आप जो है अनुस्वार संधि में याद रख सकते हैं। तो देखा आपने आज व्यंजन संधि के दो भागों को पढ़ा। कौन कौन से भागों को पढ़ा बच्चों, चतुर्थ संधि और अनुस्वार संधि। तो ठीक है, ये दो भाग आपने बड़े अच्छे ढंग से पढ़े और आशा करता हूँ कि ये भाग जो है आप जो है बहुत ही सरलता से समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर विराम देता हूँ और इसके बाद की जो संधि है वह फिर हम आगे पढ़ेंगे। इसे मैं यहीं पर रोकता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, और इसके काम को आगे जाके करते रहें।